बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 121 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे 145 सीआरपीसी की कार्रवाई कब की जाती है और ये कार्रवाई कौन कंडक्ट करता है, किन अमूर से मुतल्लिका ये कार्रवाई कंडक्ट की जाती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। जो 145 सीआरपीसी की कार्रवाई है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कोई भी मैटर, डिस्प्यूट, तनाज़ा वो ज़मीन से मुतल्लिका हो या ज़मीन से रिलेटेड जुड़ी किसी शय से मुतल्लिका हो, यानी कि ज़मीन है उस पर फसल हो सकती है, फसल से मुतल्लिक हो डिस्प्यूट, ज़मीन से मुतल्लिक हो डिस्प्यूट, पानी, ज़मीन पर पानी हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, कुआं हो सकता है, उससे मुतल्लिक हो डिस्प्यूट, कोई कमरा है, कोई घर है, उससे मुतल्लिक हो कोई डिस्प्यूट। यानी कि 145 की कार्रवाई ज़मीन या ज़मीन से जुड़े किसी शय से मुतल्लिक तनाज़े पर होगी। यानी कि या ज़मीन है, आज ख़ुद प्लाट के वाले से डिस्प्यूट है, ज़मीन पर कोई मकान है, कोई कमरा है, उसके वाले से डिस्प्यूट है, ज़मीन पर फसल है उसके वाले से डिस्प्यूट है, या पानी है उसके वाले से डिस्प्यूट है, कोई कुआं है, ट्यूबवेल है, उसके वाले से डिस्प्यूट है। और ये जो तनाज़ा है इसकी वजह से नक़्ज़ अमन का भी ख़तरा पैदा हो, यानी कि सोसाइटी का अमन व अमान तबाह होने का ख़तरा मौजूद हो, अमन व अमान ख़राब होने का ख़तरा मौजूद हो, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है 145 के तहत कार्रवाई करता है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना हो, उससे कबल ही वो हालात को कंट्रोल कर ले और 145 के तहत कार्रवाई करे। अब 145 के तहत कार्रवाई उस वक्त की जाती है जब कोई शख्स काबिज़ है एक ज़मीन पर, पानी, कुआं, ट्यूबवेल उसके कब्ज़े में है, एक घर में वो रह रहा है, पीसफुली काबिज़ है, उस वो प्रॉपर्टी उसके कब्ज़े में है, मगर कोई शख्स उसको आकर मुदाखलत करता है, उसके पोजेशन में उससे कब्ज़ा छीनने की कोशिश करता है, तो ऐसे हालात वाक़यात पैदा हो जाएं कि जिससे अगर कब्ज़ा छीना गया तो मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा हो जाएगा, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, नक़्ज़ अमन का ख़तरा पैदा होगा। तो वो शख्स जो काबिज़ है वो पुलिस स्टेशन में उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन देगा। पुलिस स्टेशन मुतल्लिका मजिस्ट्रेट, जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जिसके एरिए में वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन, वो मकान या वो पानी, ट्यूबवेल मौजूद है, वो उस मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को तलब कर लेगा और तलब करने के बाद दोनों को सुनेगा और उनको पूछेगा उनसे कि बताएं अपना अपना नुक्ता नज़र। तो जो पार्टी काबिज़ है वो भी अपना नुक्ता नज़र बताएगा और जो कब्ज़ा छीनना चाह रहा है वो भी अपना नुक्ता नज़र बताएगा मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट अगर ज़रूरत समझे तो लोकल एरिए में लोगों के बयान भी कलमबंद कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद वो समझे कि कब्ज़ा किसका होना चाहिए, जो हकदार है उसको कब्ज़ा डिलीवर कर देगा और दूसरी पार्टी को वो कहेगा कि आप उनको बाउंड करेगा कि जनाब आपने इसके कब्ज़े में मुदाखलत नहीं करनी। अगर इसी दौरान मजिस्ट्रेट ये समझता है कि ये मामला तो कब्ज़े का नहीं बल्कि ये तो ओनरशिप का, मलकियत का मामला है, इनके दरमियान जो डिस्प्यूट है वो तो मलकियत का डिस्प्यूट है, तो वो दोनों पार्टीज़ को सिविल कोर्ट की तरफ भेज देगा और उनको कहेगा कि जनाब जाएं आप अपना पहले सिविल कोर्ट से ओनरशिप डिक्लेयर करें कि किसकी मलकियत है, सिविल कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। उस वक्त तक जो पार्टी काबिज़ थी उसको वो स्टे दे सकता है और दूसरी पार्टी को
बाउंड कर देगा कि जनाब जब तक ये मलकियत का फ़ैसला नहीं होता आप इसके पोज़ीशन में जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे। या वो ये भी कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर ले और दोनों पार्टीज़ को बाउंड कर लें कि जाएँ पहले सिविल कोर्ट से अपना मामला हल करके आएँ, ओनरशिप डिक्लेयर करवा के आएँ, उस वक्त तक इस प्रॉपर्टी के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। अब प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, प्रॉपर्टी पर अगर फसल है तो उसका क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके लिए वो रिसीवर अपॉइंट कर सकता है मजिस्ट्रेट, उसकी देखभाल के लिए उसको इख्तियार दे सकता है कि वो फसल की देखभाल करे, उसकी कटाई करे, उसको बेचने के बाद उसके पैसे जो हैं वो सरकारी ख़जाने में जमा कर दे, और जब मलकियत का मसला हल हो जाएगा पार्टीज़ के दरमियान, उस वक्त जो हकदार होगा उसको पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये तो एक सूरत हाल है कि पुलिस के पास वो शख्स चला गया जिससे कब्ज़ा छीनने की कोशिश की गई। वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब ये शख्स मुझसे कब्ज़ा छीनने की कोशिश कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट इसी तरह उस शख्स को पहले स्टे दे देगी, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी को बुलाएगी, फिर दोनों को सुनेगी। सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि स्टे गलत दिया है तो उस स्टे को विड्रॉ भी कर सकता है और उसके मुताबिक फिर वो कार्रवाई करेगा पोज़ीशन के हवाले से कि पोज़ीशन किसको मिलना चाहिए, उसके हवाले से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। 145 की कार्रवाई में वो डिटरमिन करेगा सिर्फ पोज़ीशन के हवाले से। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि ये पोज़ीशन कब्ज़ा किसको मिलना चाहिए, कौन इसका हकदार है। टाइटल या ओनरशिप का जो मामला है वो सिविल कोर्ट करेगी। वो अगर टाइटल या ओनरशिप का मामला है तो वो सिविल कोर्ट को के हवाले से उनको भेज देगा दोनों पार्टीज़ को, और उस वक्त तक जो है वो स्टे भी कर सकता है और जब तक सिविल कोर्ट से डिसाइड नहीं होता प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है। सो व्यूज़, मुझे उम्मीद है कि ये जो 145 की कार्रवाई के हवाले से है ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि तनाज़ा होना चाहिए। तनाज़ा ज़मीन से मुतल्लिक़ हो या ज़मीन से जुड़ी किसी शय से मुतल्लिक़, चाहे फसल हो, मकान हो या पानी हो, उससे मुतल्लिक़ तनाज़ा होना चाहिए। उस तनाज़े की वजह से अमन व अमान ख़राब होने का ख़दशा भी मौजूद हो, नक़्ज़ अमन का ख़दशा मौजूद हो, तो तब मजिस्ट्रेट 145 के तहत कार्रवाई करेगा। सो व्यूज़, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। वस्सलाम।